की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन शांत एनवायरनमेंट से होती है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और तेज बहती नदी दिखाई देती है। कैमरा धीरे धीरे रिवर की तरफ जाता है जहां सारा, उसका हस्बैंड पॉल और उनकी छोटी बेटी जेसिका राफ्टिंग कर रहे होते हैं। उनके साथ उनकी क्लोज फ्रेंड जूनो भी होती है। सब लोग बहुत खुश दिखाई देती है। सारा हंस रही होती है। पॉल और जूनो भी मजाक करते रहते हैं। पूरा माहौल ऐसा लगता है जैसे यह एक परफेक्ट फैमिली ट्रिप हो। राफ्टिंग खत्म होने के बाद सभी लोग किनारे पर आते हैं। सारा मुस्कुराती है लेकिन नोटिस करती है कि पॉल और जूनो बार बार एक दूसरे को देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद सब अपनी कार में बैठकर वापस घर के लिए निकलते हैं। मौसम थोड़ा क्लाउडी होने लगता है। सड़क लगभग खाली होती है। अचानक सामने से तेज स्पीड में आती हुई एक दूसरी कार कंट्रोल खो देती है और उनकी कार की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। विंडशील्ड टूट जाती है। कंस्ट्रक्शन पाइप्स कार के अंदर घुस जाते हैं। एक लंबी आयरन रोड सीधे पॉल के सिर के आर पार निकल जाती है। चारों तरफ सिर्फ टूटे हुए ग्लास, खून और धुआं दिखाई देता है। इसके बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। सारा धीरे धीरे अपनी आंख खोलती है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और डर होता है। वो तुरंत पूछती है कि पॉल और जेसिका कहाँ हैं। डॉक्टर कुछ देर चुप रहता है और फिर धीरे से बताता है कि एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई। ये सुनते ही सारा पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो हॉस्पिटल बेड पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी चीख पूरे रूम में गूंजने लगती है। सीन धीरे धीरे फेड हो जाता है। इसके बाद मूवी 1 साल आगे बढ़ जाती है। 1 साल बाद सारा पहले जैसी नहीं रहती। वो इमोशनली और मेंटली पूरी तरह टूट चुकी होती है। इसी दौरान उसकी फ्रेंड जूनो डिसाइड करती है कि सारा को बाहर ले जाना चाहिए ताकि उसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो सके। इसलिए वो केव एक्सप्लोरेशन ट्रिप प्लान करती है। सारा अपनी बाकी फ्रेंड्स बेथ, सैम, रेबेका और होली से मिलती है। बेथ सबसे केयरिंग होती है। वो हमेशा सारा का ध्यान रखती है। सैम काम और स्मार्ट होती है। रेबेका फिजिकली स्ट्रांग होती है। होली सबसे ज्यादा रेकलेस और एडवेंचरस होती है। और जूनो ग्रुप की फियरलेस लीडर होती है। सब लोग माउंटेन्स और जंगलों से घिरे एक रिमोट एरिया में पहुंचते हैं। वहां एक पुरानी लकड़ी की कैबिन होती है जहां वे रात बिताने वाले होते हैं। रात में सभी कैंपफायर के पास बैठकर बातें करते हैं। होली जोक्स मारती रहती है। जूनो अगले दिन की एडवेंचर ट्रिप के बारे में एक्साइटेड होकर बात करती है। लेकिन सारा चुप रहती है। वो अभी भी अंदर से टूटी हुई होती है। रात को सारा सो रही होती है तभी उसे सपना आता है कि उसकी डेड बेटी जेसिका उसके सामने खड़ी है। सारा डरकर उठ जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। अगली सुबह सभी केव एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार होते हैं। वे हेलमेट्स पहनते हैं, रोप्स लेते हैं, लाइट्स चेक करते हैं और केव की तरफ बढ़ते हैं। केव का एंट्रेंस बहुत छोटा और डरावना दिखाई देता है। उसके आसपास सिर्फ चट्टानें और अंधेरा होता है। सब लोग एक एक करके केव के अंदर उतरते हैं। शुरुआत में एटमॉस्फेयर एक्साइटिंग होता है। वे लोग मजाक करते हुए आगे बढ़ते हैं। केव के अंदर पानी टपकने की आवाज गूंजती रहती है। चारों तरफ ठंडी हवा और अंधेरा होता है। धीरे धीरे रास्ता और ज्यादा नैरो होने लगता है। एक जगह इतनी पतली होती है कि सबको पेट के बल क्रॉल करके निकलना पड़ता है। सारा बीच में फंस जाती है। उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया होने लगता है। उसे लगता है कि केव उसे दबाकर मार देगी। वह पैनिक में तेजी से सांस लेने लगती है। बेथ और जूनो उसे शांत करने की कोशिश करती हैं। बड़ी मुश्किल से सारा बाहर निकल पाती है। आगे बढ़ते समय अचानक जोरदार आवाज आती है। केव का रास्ता कोलैप्स हो जाता है। बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं और बाहर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। डस्ट पूरे एरिया में फैल जाती है। अब सब पैनिक करने लगते हैं। वे जूनो से मैप मांगते हैं ताकि दूसरा रास्ता ढूंढा जा सके। तभी जूनो सच बताती है। वो कहती है कि यह कोई फेमस टूरिस्ट केव नहीं है। वो सबको एक अननोन केव में लाई है क्योंकि वो डिस्कवरी करके फेमस बनना चाहती थी। ये सुनते ही सब उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। अब किसी को नहीं पता कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। ग्रुप आगे बढ़ना शुरू करता है। केव के अंदर अजीब आवाजें आने लगती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थरों पर दौड़ रहा हो।
कभी दूर से जानवर जैसी चीख सुनाई देती है। होली सबसे आगे चल रही होती है। उसे एक बड़ा गैप दिखाई देता है। शुरुआत में लगता है कि वह सफल हो गई, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। उसकी लेग बुरी तरह टूट जाती है। वह दर्द से चीखने लगती है। अब ग्रुप को उसे सहारा देकर आगे ले जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद सैरा को पहली बार अंधेरे में एक सफेद शैडो दिखाई देती है। उसे लगता है कि कोई इंसान केव के अंदर घूम रहा है। बाकी लोग उसकी बात को हेलुसिनेशन समझते हैं क्योंकि सैरा पहले से ट्रॉमा में होती है। फिर अचानक अंधेरे में कुछ तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है। तभी एक क्रिएचर होली पर हमला कर देता है और उसे अंधेरे में घसीट ले जाता है। सैरा जोर से चीख पड़ती है। अब सबको समझ आता है कि केव में वे अकेले नहीं हैं। कुछ देर बाद क्रीचर्स पूरे ग्रुप पर हमला कर देते हैं। वे इंसानों जैसे दिखते हैं लेकिन पूरी तरह म्यूटेटेड होते हैं। उनकी स्किन सफेद होती है। उनकी आंखें नहीं होती क्योंकि वे जनरेशन से अंधेरे में रह रहे होते हैं। वे आवाज सुनकर शिकार करते हैं। फाइट शुरू हो जाती है। जूनो अपनी पिकैक्स निकालकर क्रीचर्स को मारना शुरू करती है। वो काफी अग्रेसिवली लड़ती है। हर तरफ खून फैल जाता है। क्रीचर्स चीखते हुए हमला करते हैं। फाइट के दौरान जूनो गलती से अपनी पिकैक्स बेथ की गर्दन में मार देती है। बेथ जमीन पर गिर जाती है। जूनो डर जाती है। वह बेथ को वहीं मरने के लिए छोड़कर भाग जाती है। बाद में सैरा घायल बेथ को ढूंढ लेती है। बेथ दर्द से करा रही होती है। वो सैरा को सच बताती है कि जूनो ने उसे छोड़ दिया। फिर बेथ सैरा को एक नेकलेस दिखाती है जिस पर लिखा होता है लव ईच डे। सैरा पहचान जाती है कि यह नेकलेस उसके हस्बैंड पॉल का था। अब उसे समझ आता है कि जूनो और पॉल का अफेयर था। ये जानकर सैरा पूरी तरह बदल जाती है। उसका दर्द अब गुस्से में बदल जाता है। बेथ बहुत दर्द में होती है, इसलिए सैरा उसकी सफरिंग खत्म करने के लिए उसे मार देती है। इसके बाद सैरा ब्लड पिट में गिर जाती है। वो पूरी तरह खून से लथपथ बाहर निकलती है। अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा होता है। अब वह अकेले क्रीचर्स का शिकार करना शुरू कर देती है। वह अंधेरे में छिपकर क्रीचर्स पर हमला करती है। वह एक एक करके कई क्रॉलर्स को मार देती है। दूसरी तरफ सैम और रेबेका बाहर निकलने की कोशिश करती हैं लेकिन क्रीचर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। दोनों बहुत बुरी तरह मारी जाती हैं। अब सिर्फ सैरा और जूनो बचती हैं। अंत में दोनों फिर मिलती हैं और साथ भागने लगती हैं। लेकिन सैरा अब जूनो को माफ नहीं करना चाहती। उसे बेथ की मौत और हस्बैंड का बिट्रेयल याद आता है। जब जूनो आगे बढ़ रही होती है तब सैरा जानबूझकर उसकी लेग में पिकैक्स मार देती है। जूनो दर्द से चीख पड़ती है और नीचे गिर जाती है। सैरा उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। पीछे क्रीचर्स जूनो को घेर लेते हैं। सैरा किसी तरह ऊपर जाने वाला रास्ता ढूंढ लेती है। वो मिट्टी खोदते हुए बाहर निकलती है। वो तेजी से भागकर अपनी कार तक पहुंचती है। वो कार स्टार्ट करके वहां से निकलने लगती है। तभी अचानक उसे पैसेंजर सीट पर जूनो का खून से भरा चेहरा दिखाई देता है। सैरा डर के मारे जोर से चीखती है। फिर अचानक पूरा सीन बदल जाता है। असल में सैरा बाहर निकली ही नहीं थी। वो अभी भी केव के अंदर बैठी होती है। बाहर निकलने वाला पूरा सीन सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था। अंतिम सीन में सैरा अपनी डेड बेटी जेसिका का हेलुसिनेशन देखती है। उसके सामने बर्थडे केक रखा होता है। सैरा मुस्कुरा रही होती है लेकिन उसके आसपास अंधेरा, बोन्स और क्रीचर्स की आवाजें गूंज रही होती हैं। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है। पूरा केव अंधेरे में डूब जाता है और यहीं द डिसेंट खत्म हो जाती है।